तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सफ़र इंग्लिश का में। दोस्तों, मेरा नाम राज सर है। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले हमने प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 3 पार्ट मैंने पढ़ाया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर आपको टेंस नाम का एक फाइल मिल जाएगा, एक नाम मिलेगा, जहां पर आपको एक के बाद एक वीडियो सीक्वेंस में सब मिल जाएंगे और आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। बच्चों, ये थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस होते हैं या उसकी पहचान होती है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो धैर्य बना के रखिएगा, एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। आज के बाद से ये वीडियो अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन कर देते हैं कि आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि हर वीडियो में आप कुछ न कुछ नया पाते हैं जिसको आपको नोट डाउन करना रहता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब बच्चों, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि टेंस का जो नाम है, जो हम इस समय टेंस पढ़ेंगे, उसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णापूर्ण भूत काल। जैसा कि हर बार और अपना हर एक टेंस का पहचान होता है, तो यहाँ पर टेंस शुरू करने से पहले सबसे पहले हम उसका पहचान आपको बताएं, जिससे आप ये पहचान सके कि यही जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो चलिए पहचान के रूप में यहाँ पर पहचान लिखा हुआ है, एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ये कहना चाहते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, मतलब हम आपके सामने कोई भी वाक्य बोलें, उस वाक्य में जो क्रिया रहेगी उस क्रिया के अंत में क्या रहना चाहिए भाई? रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द समय के साथ आए तो ऐसे वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। बच्चों, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि पहचान के साथ साथ आपको समय के साथ वो वाक्य आएगा। कैसे आएगा? समय के साथ। समय के साथ आएगा, कैसे हम समझेंगे, कैसे जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही ये वाक्य है? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। बहुत ही पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि आपने इसके जस्ट पहले एक टेंस देखा होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उस टेंस की भी पहचान हूबहू एकदम ऐसे ही था, रहा था, रही थी, रहे थे। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सर ये तो रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी सेंटेंस में आता था और इसमें भी आता है। तो बच्चों, आपको ये समझना होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बहुत ही माइनर, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस इस समय का है। समय के साथ आपने जब उस टेंस को पढ़ा होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं रहता था, लेकिन इस टेंस में जब भी कोई वाक्य बोला जाएगा उस वाक्य में आपको समय के साथ वाक्य बोला जाएगा। अच्छा, समय के साथ कैसे वाक्य होता है, बिना समय के साथ कैसे होता है? चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपके सामने कहूँ कि मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, क्या इस सेंटेंस में कोई भी समय दिया गया है कि मैं पढ़ा रहा था? तो कब से पढ़ा रहा था? सुबह से पढ़ा रहा था, सोमवार से पढ़ा रहा था, जनवरी से पढ़ा रहा था, 2008 से पढ़ा रहा था? इस सेंटेंस में कुछ ऐसा बात नहीं कहा गया, बस सिंपल सा कहा कि मैं पढ़ा रहा था। लेकिन अब हम इसके बाद एक सेंटेंस आपके सामने रखेंगे, मैं सोमवार से पढ़ा रहा था। पढ़ा तो रहा था, लेकिन वो समय दिया गया है जब से मैं पढ़ा रहा था, सोमवार से। मैं इसी बात को ऐसे भी कर सकता था, मैं सुबह से पढ़ा रहा था। पढ़ा तो रहा था, मैं पढ़ा रहा था, लेकिन समय दिया गया है कब से? सुबह से। मैं 2008 से इस विद्यालय में पढ़ा रहा था। मैं 2008 से इस विद्यालय में पढ़ा रहा था। इस सेंटेंस को अगर बच्चों हम ऐसे कहते कि मैं इस विद्यालय में पढ़ा रहा था कब से पढ़ा रहा था? समय नहीं दिया गया है, लेकिन मैं 2008 से इस विद्यालय में पढ़ा रहा था। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूं तो आप तुरंत कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, इस सेंटेंस में तो समय दिया गया है 2008 से। तो बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर सेंटेंस में समय दिया गया है तो उस समय को देखकर ही हम तुरंत कह सकते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का
है। तो अगर बच्चों इस भाव को या इस अंतर को आप समझ पा रहे हो तो हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान देना बच्चों कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और डिफरेंस किस चीज़ का होता है, वो होता है समय का। समय के साथ सेंटेंस आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहचान हमने आपको बताया, कुछ सेंटेंसेस आपको सामने बताए। अब आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे लिखा है हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि हर टेंस में अपना अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होता है, इस टेंस में भी इसका एक हेल्पिंग वर्ब है। चलो इसको देख लेते हैं भाई। चलो तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। इस टेंस की जो सहायक क्रिया है ना बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखा है हैड बीन। क्या है, हैड बीन। अगर आपसे कोई ये पूछे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो बिना सोचे निधड़क तुरंत बताना है आपको हैड बीन इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन इसकी खासियत है, ये कब यूज होता है, विथ ऑल सब्जेक्ट। बताया गया है कि हैड बीन का जो प्रयोग है ना, विथ ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का मतलब चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ आप क्या लगाएंगे, हैड बीन। देखिए समस्या कब होता है बच्चों, जब किसी भी टेंस में ना हेल्पिंग वर्ब दो हो या दो से अधिक हो। अगर दो है तब पर भी थोड़ा सा समझना पड़ता है, दो से अधिक है तब तो और समझना पड़ेगा कि भाई कौन सा सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। लेकिन यहाँ आपको सोचना नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगा देना है विथ ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अब थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय का जिक्र होता है। तो समय होते हैं दो प्रकार के। कितने होते हैं, दो प्रकार के। अगर बच्चों आपने प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा होगा वीडियो लेक्चर, तो उसमें भी समय के बारे में बताया गया था कि समय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक होता है निश्चित समय और एक होता है अनिश्चित समय। निश्चित समय को पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं और अनिश्चित समय को पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। और इसका बहुत बड़ा रोल है इस टेंस में। अगर आप समय को नहीं जानते हैं, कौन सा समय निश्चित होता है कौन सा समय अनिश्चित होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समय निश्चित और अनिश्चित पर हमने एक वीडियो डेवलप किया था। आप उस वीडियो को वहां पर जाके लिंक पे जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको निश्चित और अनिश्चित समय समझ में आ जाए। बच्चों इस वीडियो में हम निश्चित समय और अनिश्चित समय के बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इसमें करेंगे तो वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो सकता है और आपको काफ़ी उबन होगा। इसीलिए हमने उसको अलग से एक वीडियो लेक्चर डेवलप किया है। आपको यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, या तो वहाँ से आप देख सकते हैं या वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर उसका लिंक मिलेगा। लिंक पे जाके आपको निश्चित समय और अनिश्चित समय का वहाँ पर वीडियो मिलेगा। आप उसको विजिट करिए और देखिए और समझ जाइए कौन सा समय निश्चित और कौन सा अनिश्चित होता है। अब आते हैं यहाँ पर एक खास पॉइंट, यहाँ पर क्या है, निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग। किसका प्रयोग, सिंस का प्रयोग। अभी फिलहाल में अभी के लिए आप बच्चों ये याद कर लीजिए कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। फार का, कब सिंस लगेगा कब फार लगेगा, ये आपका डिसाइड करता है समय। निश्चित समय है तो सिंस लगाइए और अनिश्चित समय है तो फार लगाइए। कौन सा समय निश्चित कौन सा अनिश्चित, आप उस वीडियो को विजिट करिए और वहां से देख लीजिए। अब चलिए बच्चों, इतना बात हो जाने के बाद अब हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ ले चलेंगे और वहां पर समझाएंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, इसको साधारण वाक्य कहते हैं और इसका पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है। पहले स्ट्रक्चर को खूब अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ही सबसे मेन चीज़ होता है। स्ट्रक्चर जिस बच्चे को समझ में आ गया, वो स्ट्रक्चर की हेल्प से, उसकी मदद से एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेता है। तो चलिए पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा आपको मिलेगा, आपको देख के घबराना नहीं कि सर इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज़ सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप रखा गया, केवल देखते रहिए, हम आपको एक के बाद एक चीज़ समझाते रहेंगे। देखिए स्ट्रक्चर में चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। वैसे स्ट्रक्चर वही है जो अफर्मेटिव में आपको पढ़ाया गया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर टेंस के हिसाब से स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड बीन, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सभी के साथ लगाइए। मेन वर्ब, जो भी मेन वर्ब रखेंगे उसमें आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, और अंत में सिंस या फार। सिंस या फार समय के लिए आएंगे, क्योंकि इस टेंस में समय का भी जिक्र होता है कि कोई भी वाक्य रहेगा बिना समय के साथ नहीं रहेगा, उस समय सेंटेंस में समय जरूर रहेगा। तो समय के लिए सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। कब सिंस लगेगा कब फार लगेगा, वो आपके वीडियो के शुरू में ही बताया गया कि निश्चित समय होने पर, पॉइंट ऑफ टाइम रहने पर सिंस का प्रयोग, और समय अनिश्चित रहने पर, पीरियड ऑफ टाइम रहने पर
फॉर का प्रयोग करते हैं। अब चलिए इस स्ट्रक्चर के माध्यम से एक पहला सेंटेंस अफर्मेटिव का लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि मैं मोहन का 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। अब इस सेंटेंस को सॉल्व करने से के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? मैं मोहन का 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। वो कौन व्यक्ति है जो इंतज़ार कर रहा था? वो मैं को क्या बोलते हैं? आई। अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबके साथ आपको हैड बीन लगा देना है। आई हैड बीन। अब मेन वर्ब में ING, जो भी मेन वर्ब है इंतजार कर रहा था। इंतजार करना वेट होता है, WAIT। और बच्चों एक चीज़ हम आपको बता दें, वेट एक ऐसा मेन वर्ब है, एक ऐसी क्रिया है कि इसके तुरंत बाद फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। किस प्रेपोजिशन का? फॉर। जिस व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं आप फॉर लगा के उसके बाद प्रेपोजिशन को रख दें। प्रेपोजिशन फॉर रखा गया और जिस व्यक्ति का इंतजार करें फिर उसको रख दीजिए। तो मोहन का इंतजार होता, सॉरी यहाँ पर पहले मेन वर्ब में ING लगेगा। मेन वर्ब में ING, वेटिंग। अब फॉर लगाएंगे प्रपोजिशन और फिर जिस व्यक्ति का इंतजार हो रहा है मोहन का, फिर मोहन को लिख देंगे। यहाँ पर क्रिया में ING, मेन वर्ब में जो भी रहेगा उसमें ING लगेगा। वेट के बाद प्रपोजिशन फॉर का प्रयोग, जिसका इंतजार हो रहा है उसको। अब यहाँ पर जिसका इंतजार हो, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया मेरा। तो मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा हो गया। अब क्या इस सेंटेंस में अदर वर्ड है? तो देखिए इंतजार कर रहा था कि अंग्रेजी हो गया, मैं की अंग्रेजी हो गया, मोहन का जिसका इंतजार हो रहा वो हो गया। तो अब सब कुछ लिखा जा चुका है, बस बचा है 1 घंटे से। तो 1 घंटे से ये मेरा अदर वर्ड नहीं है बल्कि ये तो मेरा टाइम है, समय है, जिसको सिंस या फार से डिनोट करके यहाँ पर लिखा जाएगा। 1 घंटे से कैसा समय है? 1 घंटे से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, ये आपका अनिश्चित समय होता है। और अनिश्चित समय के लिए हम प्रयोग करते हैं फार का। फार मतलब ही होता है से। अब बचा 1 घंटा, 1 घंटा को कहते हैं 1 आवर। देखिए इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा आपका कि आई हैड बीन वेटिंग फॉर मोहन फॉर 1 आवर। अब अगला सेंटेंस लेते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, सेंटेंस बड़े हैं, तो आप पेशेंस के साथ देखते रहिएगा। ढेर सारे सेंटेंस आपके लिए हैं, एक के बाद एक करवाते चलेंगे, धीरे धीरे आपका कंफ्यूजन दूर होता रहेगा। अब अगला सेंटेंस है, मम्मी 3 हफ्ते से दवा खा रही थी। मम्मी 3 हफ्ते से दवा खा रही थी। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, मम्मी को लिखेंगे। मम्मी को बोलते हैं मदर। अब मदर हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो इनके साथ अब देखिए चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ क्या लगेगा? हैड बीन। अब लगा देना है हैड बीन। अब इसके तुरंत बाद जो भी मेन वर्ब है उसमें ING लगेगा। अच्छा, खा रही थी, खाना होता है ईट और इसमें लग जाएगा ING, ईटिंग। खा रही थी, मेन वर्ब में ING हो गया। अब ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट क्या है? खा रही थी। पूछो क्या खा रही थी? दवा को बोलते हैं मेडिसिन, MEDICINE। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब अदर वर्ड, इस सेंटेंस में अदर वर्ड है तो पहले देख लेते हैं। मम्मी की अंग्रेजी हो गया, दवा की अंग्रेजी हो, खा रही थी हो गया। अब बचा 3 हफ्ते से। 3 हफ्ते से मेरा कोई अदर वर्ड नहीं है बल्कि ये मेरा तो टाइम है, समय है। अब चलो देखिए, ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है, निश्चित कि अनिश्चित। 3 हफ्ते से, 4 हफ्ते से, 5 हफ्ते से, ये हमारा अनिश्चित समय होता है। तो अनिश्चित समय के लिए तो हम लगाते हैं फॉर के बाद 3 हफ्ते मतलब 3 वीक्स, WEEKS। अब देखिए इस प्रकार से ये अंग्रेजी बन गया। 3 हफ्ते के 3 वीक्स हो गया। मदर हैड बीन ईटिंग मेडिसिन फॉर 3 वीक्स। अब अगला सेंटेंस लेते हैं, तीसरा सेंटेंस लेते हैं अफर्मेटिव का। रेखा की बड़ी बहन रविवार से खांस रही थी। अब इस सेंटेंस में पहले हम आपसे बच्चों ये पूछेंगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट रेखा है कि बड़ी बहन है कि रेखा की बड़ी बहन है? तो बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस सेंटेंस में न तो सब्जेक्ट रेखा है न तो बड़ी बहन है, बल्कि रेखा की बड़ी बहन ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। रेखा की बड़ी बहन, क्योंकि खांस रही थी, ये खांसने का काम कर कौन रहा था? तो रेखा की बड़ी बहन। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्योंकि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वो सब्जेक्ट ही नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सब्जेक्ट किसी एक शब्द में होता है, किसी एक शब्द में, जैसे केवल रेखा, मोहन, लड़के, ऐसा नहीं है। आप
जैसे जैसे ग्रामर पढ़ते जाते हैं, ग्रामर में एडवांस होते जाते हैं, आपको सब्जेक्ट को परखने का, उसको पकड़ने की जानकारी होती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी होती है, कुछ यूनिक चीज़ होता है। आपको पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ देखते रहना है और सीखते रहना है। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट को रखेंगे रेखा की बड़ी बहन, तो हम रेखा लिखेंगे, रेखा। और रेखा की, काके की लिए हम आपको हर वीडियो में कई बार ऐसा एग्जाम्पल रखते हैं जिसको आपको समझाया जाता है एपोस्ट्रोफी एस, इसको कहेंगे एपोस्ट्रोफी का मैं एस। तो रेखाज, रेखा की बड़ी बहन, बड़ी बहन को कहते हैं एल्डर सिस्टर। ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हैड बीन, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हमने इसको लगा दिया। अब जो भी मेन वर्ब रहेगा उसमें आईएनजी चलेगा, आईएनजी चलेगा। तो खांस रही थी, खांसना कफ होता है, कफ। अब इसमें लगा देंगे आईएनजी, हो गया कफिंग, खांस रही थी। अब देखिए, जरा देखिएगा ऑब्जेक्ट, क्या मेन वर्ब में आईएनजी लग जाने के बाद क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? कहीं इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है और ना तो अदर वर्ड है। इस सेंटेंस में ना तो ऑब्जेक्ट है ना तो अदर वर्ड है, तो मेन वर्ब में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्लेस छूट जाएगा और सीधे आएंगे सिंस या फॉर समय पर। समय पर है रविवार से, रविवार से दिन का नाम है। दिन का नाम चाहे सोमवार से, मंगलवार से, शुक्रवार से, शनिवार से, सभी समय निश्चित होते हैं और जब निश्चित समय है तो हमें लगाना होगा सिंस। अब हम लगा देंगे सिंस और रविवार को बोलते हैं संडे। देखिए इस प्रकार से ये बन गया। अब बच्चों, अब हम अगला सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस लेंगे। यहाँ पर देखें निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इसका भी स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है। अब चलिए पहले इस स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, समझा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो अफर्मेटिव का आपने स्ट्रक्चर देखा ना, हूबहू पूरा वही है, बस इसमें एक चीज़ बढ़ जाएगा। चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो आपको मालूम होना चाहिए कि निगेटिव सेंटेंस में नॉट शब्द का प्रयोग होता है। अब ये नॉट शब्द लगेगा कहाँ, इसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड बीन, वैसे हैड बीन हेल्पिंग वर्ब था, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि हैड बीन के बीच में नॉट लग रहा है। यही तो है फैक्ट, यही तो है रूल कि निगेटिव सेंटेंस में जो नॉट है ना, वो नॉट हैड बीन के बीच में आप पुट करेंगे अर्थात लगाएंगे, तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ड हैड, फिर नॉट बीन। अब आप निगेटिव सेंटेंस में हैड नॉट बीन का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फॉर समय के लिए लास्ट में लिख देंगे। चलिए इस पे आधारित, इस स्ट्रक्चर पे आधारित कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। चलिए एक के बाद एक सॉल्व करते हैं और फिर सीखते हैं। लड़के बारिश में 3 बजे से नहीं खेल रहे थे। लड़के बारिश में 3 बजे से नहीं खेल रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, तो सब्जेक्ट में है लड़के और लड़के को लिखेंगे बॉयज़, क्योंकि ये लड़का होता तो बॉय होता, ये है लड़के तो बॉयज़। सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, और वो सबके साथ आता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो चूंकि निगेटिव सेंटेंस है, नहीं शब्द आया है, तो हैड नॉट बीन का प्रयोग कर लेंगे, हैड नॉट बीन। ये हो गया। अब मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब है खेलना और उसमें आईएनजी लग जाएगा प्ले में, आईएनजी प्लेइंग, क्योंकि खेलना का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, प्ले, प्लेइंग, खेल रहे थे। अच्छा खेल रहे थे हो गया, निगेटिव नॉट का अंग्रेजी हो गया, लड़के की अंग्रेजी हो गया। अब यहाँ पर जरा देखें, बारिश में और 3 बजे से, मेन वर्ब में आईएनजी के बाद हमें जरूरत चाहिए ऑब्जेक्ट का। अच्छा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है बच्चों, खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे? कोई गेम ऐसा इसमें स्पेसिफिक गेम दिया गया है जिसको आप बता सकते हैं कि लड़के खेल रहे थे? नहीं, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या अदर वर्ड है? हाँ बिल्कुल अदर वर्ड है, बारिश में, बारिश में ये अदर वर्ड है। तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे बल्कि अदर वर्ड को लिखेंगे इन द रेन, इन द रेन, बारिश में, इन द रेन। अब हम अदर वर्ड के बाद सिंस या फार को डिसाइड करेंगे, समय निश्चित है क्या निश्चित। तो चलिए देखते हैं, 3 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, ये हमारा समय निश्चित होता है और निश्चित समय के लिए हम प्रयोग कर लेते हैं सिंस। और यहाँ पर 3 बजे के अंग्रेजी 3 o'clock, ये इस प्रकार से हो जाएगा 3 o'clock। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगर बच्चों ये चीज़ आपको दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है स्लाइड से बाहर हो रहा होगा बोर्ड से, तो यहाँ पर CLOCK हम बता दे रहे हैं आपको, CLOCK क्लॉक होता है। अच्छा अब अगला सेंटेंस लेते हैं कि मैं और तुम पिछले महीने से यहाँ
नहीं रह रहे थे, यहाँ नहीं रह रहे थे। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन घबराना नहीं है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, मैं आपके सामने हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। घबराना नहीं है, बस पेशेंस के साथ देखते रहना है एक एक चीज़ को। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं, मैं और तुम पिछले महीने से यहाँ नहीं रह रहे थे। सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना होगा, लेकिन ध्यान देना बच्चों, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने से पहले अपने आप को कूल करिए, पेशेंस में रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि इस सेंटेंस में एक बहुत ही ज़बरदस्त रूल है जो बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होता है और वो गलतियाँ कर देते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इसका ट्रांसलेशन करिए, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? मैं और तुम, आई एंड यू। जैसे ही आपने आई एंड यू लिखा, ये सेंटेंस यहीं पर रॉन्ग हो गया, यहीं पर गलत हो गया। अब आप शॉक हो गए होंगे, सर ये कैसे हो गया? मैं और तुम कहेंगे तो आई एंड यू ही होगा, सही है। लेकिन नहीं बच्चों, रुकिएगा। अब यहाँ पर जो रूल है ना, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर जो मैं है ना, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और ये जो यू है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब बच्चे कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है। तो आप घर में जैसे जैसे आप ग्रामर पढ़ते जाते हैं, आपको नॉलेज होता चला जाता है। तो यहाँ पर नियम है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अगर किसी वाक्य में, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि प्रोनाउन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। तो नियम है बच्चों कि अगर किसी वाक्य में पहला पर्सन भी आया है, दूसरा पर्सन भी आया है और तीसरा पर्सन भी आया है, तो उनको जो रखने का सीक्वेंस होता है, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन को रखा जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और रखने का सीक्वेंस है 2 3 1, मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तो देखो सेकंड पर्सन तो ये है, ये, और थर्ड पर्सन तो ये है। तो आपको पहले यू को रखना होगा और फिर आई को रखना होगा, तब जाके आपका सेंटेंस सही होगा। वैसे बहुत से बच्चे आई एंड यू लिख देते हैं, सेंटेंस कहेंगे सही है, बहुत से टीचर सही भी कर देंगे, लेकिन नहीं, ये करेक्ट रूल नहीं है। रूल ये है कि अगर पर्सन को सही तरीके से परखा नहीं गया, उसको समझा नहीं गया, तो वो सेंटेंस आपके रॉन्ग करवा देते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रखना होगा। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, सबसे पहले यू। भले से आपका हिंदी में मैं से सेंटेंस की शुरुआत, लेकिन आप ट्रांसलेशन इंग्लिश में जब उसको करेंगे, सबसे पहले यू को रखेंगे, क्योंकि पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। तो चलिए यू एंड आई। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब हम सब्जेक्ट मेरा हो गया, अब रखेंगे हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। इसलिए बच्चों कहा जाता है कि हर एक वीडियो को पेशेंस के साथ रखिए, वीडियो को जो है स्किप करके मत देखें, नहीं तो हो सकता है बीच में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हो या कुछ ऐसे रूल्स हो जो आपके छूट सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेरा हैड नॉट बीन हो गया, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग गया, मेन वर्ब में आईएनजी रखेंगे। मेन वर्ब यहाँ है रह रहे थे, लिव, LIVE। देखिए ये एक ऐसी क्रिया है जिसका अंतिम अक्षर ई हटा के तब आईएनजी लगाया जाएगा। लिविंग, रह रहे थे। अब मेन वर्ब में आईएनजी, क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? रह रहे थे, क्या रह रहे थे? नहीं। अब यहाँ पर अदर वर्ड है, इस सेंटेंस में अदर वर्ड है यहाँ, यहाँ की अंग्रेजी होता है हियर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अदर वर्ड हो गया। अब सिंस या फार को डिसाइड करेंगे, सिंस लगेगा कि फार लगेगा। तो समय है पिछले महीने से। बच्चों जिस समय में पिछला शब्द लग जाता है ना, वो निश्चित समय हो जाता है। तो निश्चित समय हो जाता है, तो पिछले महीने से। अब पिछला की अंग्रेजी पहले सिंस लिख दें, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ। क्योंकि सिंस इसलिए लगा क्योंकि निश्चित समय है, और पिछला महीना की अंग्रेजी हो गया लास्ट मंथ। इस प्रकार से अब ये यहाँ पर देखते हैं, वह अध्यापक यहाँ कुछ सालों से नहीं पढ़ा रहा था। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए वह अध्यापक, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट है वह अध्यापक। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वह अध्यापक की अंग्रेजी ही टीचर लिख देते हैं। नहीं, ही टीचर बच्चों नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जो वह अध्यापक की अंग्रेजी है, यहाँ पर लिखेंगे दैट टीचर। यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ही प्रोनाउन है ना, वो सिंगुलर आता है, वो अकेले आता है, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक प्रोनाउन है, अपने आप में एक डिनोट करता है किसी पर्सन को। तो वह ही के साथ ही बॉय, ही बुक ऐसा नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाता है। हाँ, दैट जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, संकेतवाचक, इसके साथ संबंधित जो नाउन होता है उसको हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दैट टीचर, यहाँ पर ये लिख सकते हैं दैट टीचर, वह अध्यापक। ये मेरा सब्जेक्ट हुआ। अब लगाएंगे हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन।
अब इसके बाद हैड नॉट बीन के बाद मेन वर्ब में आईएनजी रखेंगे। पढ़ा रहा था, पढ़ाना होता है टीच, टीच, टीचिंग। तो हो गया दैट टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग, पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था, क्या ऑब्जेक्ट है, कुछ ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में है, जैसे क्योंकि मेन वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो टीचिंग के बाद ऑब्जेक्ट है नहीं है। अदर वर्ड है, हाँ बिल्कुल है, यहाँ अदर वर्ड है यहाँ, तो हम लिख देंगे हियर। इसके बाद हम सिंस या फॉर समय को लिखेंगे। तो समय के लिए हम पहले कुछ सालों से, पिछले सालों से नहीं, कुछ सालों से, कुछ दिनों से, कुछ महीने से, ये आपका अनिश्चित समय होता है, और अनिश्चित समय के लिए हम लिखते हैं हमेशा फॉर, और इसके बाद कुछ सालों से फॉर सम, कुछ की इंग्लिश सम ईयर्स, सम ईयर्स। देखिए इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बन गया। बच्चे थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो रहा होगा क्योंकि सेंटेंस बड़े बड़े होते हैं, बस पेशेंस के साथ बने रहिए और एक एक चीज़ अपना कन्फ्यूजन दूर करते रहिए। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें दो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और सेकेंड। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट में आप सबसे पहले देख रहे होंगे हैड आया है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और सिंस और फॉर। ये स्ट्रक्चर आपको तब फॉलो करने हैं जब किसी भी वाक्य की शुरुआत क्या से हो रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी सेंटेंस की शुरुआत अगर क्या से हो रहा है तो आप स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट को फॉलो करेंगे। जैसे ये सेंटेंस आप देख रहे होंगे ना, क्या से शुरू है, ये भी सेंटेंस क्या से शुरू है। जब भी कभी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रहा होता है तो पहली बार ट्रांसलेशन व्हाट से नहीं करते हैं। ये आप अपने दिमाग में इस रूल को रख लीजिए, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर क्या से हो रहा है, क्या से, तो ट्रांसलेशन कभी भी व्हाट से नहीं होता है, बल्कि उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, उसी से वाक्य की शुरुआत होती है। स्ट्रक्चर नंबर 2 को देखते हैं। इसमें कह रहा है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड। इसका मतलब कि पूरा स्ट्रक्चर यही है फर्स्ट वाला, बस इसमें इसके पहले क्या जुड़ गया है, क्वेश्चन वर्ड। देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ चूंकि निगेटिव सेंटेंस भी अगर आएगा तो आपको नॉट कहाँ लगाना होगा, सब्जेक्ट के बाद। अगर किसी सेंटेंस में नॉट आया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आया है, तो उस नहीं की अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, फिर बीन लगाएंगे, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब और अंत में सिंस या फॉर जैसा समय रहेगा। अब चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। देखिए सेंटेंस बच्चों थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन घबराना नहीं, स्ट्रक्चर आपके सामने है, एक एक चीज़ें समझाई जाएंगी, बस ध्यान से पेशेंस के साथ देखते रहिएगा। यहाँ पर क्या हम लोग बिना पानी के जंगल में 2 दिन से घूम रहे थे। अब इस सेंटेंस में पहली बात, वाक्य की शुरुआत क्या से हो रहा है तो व्हाट से नहीं करेंगे बल्कि हैड से करेंगे। हैड हेल्पिंग वर्ब से सबसे पहले लिखेंगे हैड, हैड के तुरंत बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम लोग की अंग्रेजी क्या होता है, वी। अब लगाएंगे बीन। स्ट्रक्चर के हिसाब से जैसा जैसा स्ट्रक्चर बोल रहा है आप उसी के हिसाब से एक एक शब्द को रखते रहिए। बोला हेड लगाने के लिए, हमने हेड लगाया, सब्जेक्ट बोला, हमने सब्जेक्ट लगाया, बीन कह रहा है, हमने बीन लगाया। अब कह रहा है मेन वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। तो मेन वर्ब पहले हम इसमें देख लें कहाँ है, मेन वर्ब में घूम रहे थे, हमें मेन वर्ब मिल गया है वॉक, वॉक माने घूमना। अब यहाँ पर WALK और इसमें लगा देंगे ING। एक चीज़ और हम बच्चों आपको बता दें कि घूमना की अंग्रेजी वॉक के साथ साथ वंडर भी होता है, वंडर, WANDER, वंडर, वंडर मीन्स घूमना होता है। तो यहाँ पर हमने वॉक लिख दिया, वॉक, वॉकिंग, WALK ING, वॉकिंग, घूमना। अच्छा घूम रहे थे, ये मेन वर्ब में ING आ गया। अच्छा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट, घूम रहे थे, क्या घूम रहे थे, क्या घूम रहे थे, किसे घूम रहे थे, तो ऐसा कुछ इसमें पॉइंट नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे अदर वर्ड पे। क्या इस सेंटेंस में अदर वर्ड है, हाँ बिल्कुल अदर वर्ड है। इस सेंटेंस में अदर वर्ड बिना पानी के और जंगल में, 2 इसमें अदर वर्ड है। तो देखिए जब अदर वर्ड आता है किसी सेंटेंस में 2 हो या 3 हो तो उसको भाव के अनुसार थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉकिंग, वॉकिंग घूम रहे थे। अब हम सबसे पहले इस पॉइंट को, अदर वर्ड को पहले जंगल में लिखेंगे, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। अब हम बिना पानी के, बिना पानी के विदाउट, विदाउट वाटर, बिना पानी के। अब देखिए यहाँ तक बन चुका है, अदर वर्ड तक हम पहुँच चुके हैं। हैड वी बीन वॉकिंग इन द फॉरेस्ट विदाउट वाटर। अब इसके बाद
अदर वर्ड के बाद सिंस या फार को रखेंगे जैसा मेरा समय रहेगा। समय है 2 दिन से, 2 दिन से, 2 दिन से, 4 दिन से, 6 दिन से, अनिश्चित समय होता है और अनिश्चित समय के लिए हम लगाते हैं फार। क्या लगाते हैं? फार। और 2 दिन की अंग्रेजी हो जाएगा 2 days। क्या हो जाएगा? 2 days। तो इस प्रकार से ये मेरा अंग्रेजी बन गया ट्रांसलेशन कि हैड वी बीन वॉकिंग इन द फॉरेस्ट विदाउट वाटर फॉर 2 days। हाँ, एक चीज़ और, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क भी होगा। अगर आपको ये दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा लास्ट में, फिर से हम लगा देते हैं या फिर यहाँ लिख देते हैं, आप समझ जाना, यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब अगला सेंटेंस लेते हैं। क्या वह यहाँ फरवरी से पढ़ने नहीं आ रही थी? तो ये भी वाक्य क्या से शुरू हो रहा है? ध्यान देना बच्चों कि सबसे पहले हम हैड रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड रखेंगे। हैड के तुरंत बाद जो भी सब्जेक्ट है वह कोई स्त्री है तो हम लगा देंगे सी। अब इसके बाद लगाएंगे, एक चीज़ ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पर नहीं शब्द आया है, नहीं निगेटिव है, निगेटिव है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। ये चीज़ ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी अगर नहीं शब्द आता है तो वो नॉट सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है, तो हम सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट रख देंगे, नॉट। अब रखेंगे बीन, बीन। अब मेन वर्ब में आईएनजी, जैसा स्ट्रक्चर बोल रहा है मेन वर्ब में आईएनजी। मेन आ रही थी, आ रही थी कमिंग। आप जानते होंगे कम एक ऐसी क्रिया है इसमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा के तब आईएनजी लगाया जाता है। और एक सेंटेंस, इसी सेंटेंस में 2 मेन वर्ब है बच्चों, आ रही थी और पढ़ने, पढ़ना भी एक मेन वर्ब है, आ रही थी भी मेन वर्ब है। लेकिन हमने आपको कई बार बताया है कि जब एक ही सेंटेंस में 2 मेन वर्ब आए तो जो बाद वाली, जो आगे बाद वाली जो मेन वर्ब होती है वही मेन वर्ब होती है, उसमें आईएनजी लग गया, और जो सेकेंड मेन वर्ब होती है उसको टू लगा के लिखा जाता है, टू लगाएंगे और पढ़ना की अंग्रेजी रीड कर देंगे। दोनों मेन वर्ब साथ में रहेंगे लेकिन इस वाले में आईएनजी लगेगा और दूसरी जो मेन वर्ब, हमेशा जो दूसरी मेन वर्ब होती है उसमें टू लगा के लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ने की भी अंग्रेजी हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ आया है, यहाँ ये आपका अदर वर्ड के रूप में आया है, मेन वर्ब में आईएनजी हो गया और ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है, यहाँ अदर वर्ड है तो हियर लिख देंगे, ठीक है, हियर, यहाँ। अब बचा एक चीज़ फरवरी से, क्योंकि आ रही थी कि भी अंग्रेजी हो चुका है। अब फरवरी से मेरा समय है, जनवरी से, फरवरी से मार्च, एक ऐसा समय, ये आपका निश्चित समय है और जब निश्चित समय है तो हम लगाएंगे सिंस और फरवरी का अंग्रेजी लिख देंगे फेब्रुवरी, क्योंकि एक महीने का नाम इसलिए कैपिटल लेटर से होगा फेब्रुवरी। अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया। अब बच्चों ये सेंटेंस लेते हैं, तुम 10 दिन से मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तुम 10 दिन से मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तो देखिए वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है तो अब स्ट्रक्चर नंबर ये फॉलो होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे क्योंकि वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। तो हम सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे और क्यों को बोलते हैं वाई। वाई के तुरंत बाद लगाएंगे हैड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब यू। चूंकि निगेटिव सेंटेंस नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगेगा। अब सीधे आएंगे बीन पर, बीन। अब मेन वर्ब में आईएनजी, ढूंढ रहे थे। ढूंढना की अंग्रेजी क्या होता है? सर्च। सर्च मतलब ढूंढना होता है। अब SEARCH और इसमें लगा देंगे आईएनजी, सर्चिंग, ढूंढ रहे थे, मेन वर्ब में आईएनजी। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे थे, किसे ढूंढ रहे थे? तो मुझे, सर्चिंग मी, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या इस सेंटेंस में अदर वर्ड है? अदर वर्ड है। तुम की अंग्रेजी हो गया, मुझे की अंग्रेजी हो गया, क्यों की अंग्रेजी होगा, ढूंढ रहे थे हो गया। इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं दिख रहा है, इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है। अब सीधे आप यहाँ देख पा रहे होंगे 10 दिन से, 10 दिन से, ये समय कैसा है? 10 दिन से, निश्चित है कि अनिश्चित है? ये समय 10 दिन से आपका अनिश्चित है तो यहाँ पर लग जाएगा फॉर, फॉर, और 10 दिन की अंग्रेजी हो जाएगा फॉर 10 days। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सेंटेंस बन गया कि व्हाई हैड यू बीन सर्चिंग मी फॉर 10 days। अच्छा, अब यहाँ पर अगला और अंतिम सेंटेंस लेते हैं। वह मरीज पिछले कुछ दिनों से खाना क्यों नहीं खा रहा था? अब इस सेंटेंस में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड मेरा है क्यों, और क्यों की अंग्रेजी हो जाएगा वाई। इसके तुरंत बाद हम रखेंगे हैड, जैसा स्ट्रक्चर बोल रहा है वैसे रखते चलिए। क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह मरीज, वह मरीज को बोलेंगे दैट पेशेंट। पेशेंट की स्पेलिंग PATIENT, पेशेंट, दैट पेशेंट। इसके बाद नॉट लगेगा, पहले देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल लगेगा, नहीं शब्द आया है तो सब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे नॉट। फिर इसके बाद बीन लगाएंगे, बीन,
इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, खा रहा था, खा रहा था खाने को कहते हैं ईट और लग जाएगा आईएनजी, ईटिंग। अब क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब तो हो गया, देख लेते हैं। खा रहा था, क्या क्या नहीं खा रहा था भाई, तो खाना इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और खाना को कहते हैं फूड, क्या कहते हैं फूड, तो मेरा ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब चलते हैं अदर वर्ड पे, क्या इस सेंटेंस में अदर वर्ड है, तो देख लेते हैं। वह मरीज पिछले कुछ दिनों से खाना क्यों नहीं खा रहा था, तो आप देख रहे होंगे अब केवल पिछले कुछ दिनों से यही चीज़ बचा है, जो कि हमारा ये अदर वर्ड नहीं है बल्कि हमारा ये टाइम है, समय है। और ये जब पिछला शब्द लग गया तो हमारा ये कौन सा समय हो गया, निश्चित समय हो गया। और जब निश्चित समय हो गया तो हमें यहाँ पर यूज करना होगा सिंस, सिंस लिखेंगे। और पिछला की अंग्रेजी, पिछला, पिछला की अंग्रेजी एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले सिंस या फार को लिखते हैं और सिंस या फार को जो हिंदी में कहते हैं वो से कहते हैं, से की अंग्रेजी हो गया। अब बचा पिछले कुछ दिनों, पिछले कुछ दिनों से पिछले की अंग्रेजी होता है लास्ट, लास्ट। और इसके बाद कुछ दिनों, कुछ दिनों, लास्ट सम डेज, इस प्रकार से लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये ट्रांसलेशन आपका बन जाएगा। तो सेंटेंस देखिए काफ़ी लंबा था लेकिन एक एक चीज़ सीक्वेंस में रखते चले गए और बनता चला गया। सेंटेंस बन गया, वाई हैड दैट पेशेंट नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस लास्ट सम डेज। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान देना कि अगर आप कोई भी चीज़ पेशेंस के साथ धीरे धीरे एक एक चीज़ देखते हैं तो चाहे मुसीबत कितनी बड़ी क्यों ना हो आप उसको सॉल्व कर ही लेते हैं। तो देखिए इतने बड़े स्ट्रक्चर को हमने एक एक पॉइंट करके इसको सॉल्व कर लिया। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा उसको जरूर दबाइएगा, जिससे आगे आने वाली हर एक नई नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। बच्चों एक छोटा सा और निवेदन करेंगे कि वाकई में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कम से कम व्हाट्सएप में, अपने फेसबुक में या अपने फ्रेंड ग्रुप में कहीं पर भी आप एक जगह शेयर करिएगा, जिससे ये वीडियो उस आपके फ्रेंड तक पहुंचे। और फेसबुक में या अपने फ्रेंड ग्रुप में कहीं पर भी आप एक जगह शेयर करिएगा, जिससे ये वीडियो उस आपके फ्रेंड तक पहुंचे और वो दोस्त भी आपका इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए जोश के साथ। तब तक आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद।